हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ हुआ था 9 अगस्त 2024 को एंड टिल डेट 5 महीनों में ये कंपनी का शेयर प्राइस 4 गुना हो गया है। 215 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी एंड आज का अगर हम प्राइस देखेंगे तो 870 880 के आसपास वो क्लोज़ हुआ था। 4 गुना ये हो गया है शेयर प्राइस पिछले 5 महीनों में। कंपनी का नाम है एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड एंड आज हम डिकोड करेंगे इसके पीछे की हाइप कि ये इतना क्यों भागा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला 9 अगस्त को लिस्ट हुई थी ये कंपनी। 2013 में इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एंड ये इंडिया की पहली कार्गो एयरलाइन है जो लिस्ट हुई है ऑन द इंडियन एक्सचेंजेस। ठीक है, अगर हम H1 बेसिस पे देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो 26% से इंक्रीज़ हुआ है, इनका EBITDA जो है वो 65% से इंक्रीज़ हुआ है एंड इनका हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये 54.64% इंक्रीज़ हुआ है। तो अब आते हैं हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल पे एंड इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। अभी जो उनका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है कंपनी वो शट डाउन करने वाली है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो लोग करते क्या है, उनका बिज़नेस मॉडल क्या है एंड फिर मैं आऊँगा उनके नए बिज़नेस मॉडल पे कि उनका नया बिज़नेस मॉडल क्या है। ठीक है, अभी तो कंपनी क्या करती है, वो कॉजी चार्टर ऑपरेट करती है। ठीक है, कॉजी चार्टर क्या होता है कि वो लोग बेसिकली सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके प्लेन्स में। ठीक है, अब तक उनके खुद के प्लेन्स नहीं थे, इसीलिए उनका जो नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स एज इन कितनी बार वो प्लेन फ्लाई करते हैं, ठीक है, कितनी बार वो ट्रिप्स लेते हैं, दैट वाज लिमिटेड टू अराउंड 3 शेड्यूल्स अ वीक। वॉजी चार्टर्स में यही होता है। बट कंपनी ने क्या कहा है कि अभी उन्होंने रिसेंटली 2 एयरक्राफ्ट्स ड्राई लीज पे अक्वायर किए हैं। ठीक है, ड्राई लीज बेसिकली क्या होता है, ये लोग एयरक्राफ्ट को रेंट पे लेते हैं। ठीक है, ये लोग ओन नहीं कर रहे, उसको रेंट पे लिया है। ठीक है, एंड इससे ये लोग अभी अपना नॉन शेड्यूल्ड फ्रेट चालू करने वाले, नॉन शेड्यूल्ड फ्रेट चार्टर्स चालू करने वाले हैं। मतलब बेसिकली क्या करेंगे ये लोग, जो पहले इनके 3 शेड्यूल्स होते थे वो अभी शिफ्ट हो जाएंगे सीधा 6 शेड्यूल्स पर वीक पे। ठीक है, एंड दो जो प्लेन्स है वो बोइंग 737-800 है। ठीक है, एंड उनका अगर मैं आपको पुराना बिजनेस बताऊँ तो पुराना जो बिज़नेस था उसमें उनके जो प्लेन की कैपेसिटी थी वो 15 टन थी। बट अभी ये जो नए 2 प्लेन्स आए हैं वो 2 प्लेन्स की कैपेसिटी रहेगी 22.5 टन्स। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट ऑल, ये 2 प्लेन्स पे रुकने नहीं वाले, इनका गोल है कि इनको 5 प्लेन्स रखने हैं। ठीक है, एंड 2 प्लेन्स तो अभी आ गए हैं, लास्ट कॉन कॉल हुई थी तभी कंपनी ने कहा था कि वो लोग इमीडिएटली अपने ऑपरेशंस कमेंस करने वाले हैं 25 नवंबर से। तो अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर का पूरा महीना उनको ये ऑपरेशंस अपने करने मिले एंड जो Q3 रहेगा, सॉरी Q4 जो रहेगा जैन फेब मार्च वाला, उसमें ये होगा पूरा। एंड कंपनी का कहना है कि ईयर एंड से पहले बाकी के 3 प्लेन भी आ जाएंगे। ठीक है, जो 2 प्लेन्स हैं, जो बाकी के 2 प्लेन्स रहेंगे वो तो मोस्टली क्या 110% आ ही जाएंगे बिफोर द ईयर एंड। जो एक प्लेन बचेगा वो आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स ऑल कि मतलब मैनेजमेंट का वो कहना तो है कि वो आ जाएगा, बट लेट्स सी। ये जो 2 प्लेन्स आ गए ये तो अभी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एंड मैनेजमेंट का क्या कहना है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट FY26 अगर हम देखेंगे तो वो उसमें ये लोग अपने पूरे 5 प्लेन्स को फुल कैपेसिटी पे करने वाले यूटिलाइज। ठीक है, एंड कंपनी का कहना क्या है बेसिकली कि अगर वो 6 शेड्यूल्स रन करेंगे एक प्लेन पे तो 1 महीने के लिए वो लोग एक प्लेन पे 18 से 20 करोड़ ईजीली बना सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, इसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव रहे हैं। ठीक है, ये जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव गाइडेंस है। ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि ये इतना तो मिनिमम ये लोग बना ही लेंगे, इतना तो मैनेजमेंट का खुद का भरोसा है। तो अगर हम 20 करोड़ गिने 5 प्लेन्स पे पूरे साल के लिए तो ये 1200 करोड़ का रेवेन्यू होता है। ठीक है, एंड अगर हम FY24 रेवेन्यू की बात करें तो दैट वाज 148 करोड़। ठीक है, 148 करोड़ एंड 1200 करोड़, 8x जंप। ठीक है, 2 साल में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, FY24 से FY26। दिस इज़ व्हाट प्रॉम्प्टेड मी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं एंड आप सबको भी बताऊं कि ऐसी भी कंपनी है जो बोल रही है कि वो अपना रेवेन्यू का 8x करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कर पाते हैं या नहीं
ये तो समय ही बताएगा, बट दिस इज़ आई एम एजुकेटिंग यू अबाउट दिस बिजनेस, ठीक है। हाँ, तो वापस आते हैं बिजनेस पे। हाँ, तो इनका बिजनेस मॉडल जो रहेगा, ये लोग 6 शेड्यूल्स रन करेंगे एक हफ्ते में, एंड जो इनका कैपेसिटी रहेगा, ठीक है, वो रन करेगा ऑन एन एवरेज 75% पे, मतलब 75% पे ये लोग अपना कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, एज इन जो इनका पूरा 22 टन्स का वो रहता है वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एंड कंपनी का क्या कहना है कि उनके जो अग्रीमेंट्स है विद जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट्स, अब ये GSSA क्या होता है, ये बेसिकली ये लोग कंपनी को क्लाइंट्स ला के देते हैं। अभी ये कंपनी इज़ इन द बिजनेस ऑफ रनिंग प्लेन्स, इनका बिजनेस क्लाइंट्स ढूंढ के लाना नहीं है, तो इनका बिजनेस होता है सिर्फ प्लेन चलाना। जो ये क्लाइंट्स ला के ढूंढ के ला के देना होता है, ये बिज़नेस होता है जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट्स का, ठीक है। तो ये लोग ला के अपना देते हैं इनको एफकॉम को, एंड एफकॉम अपना चार्टर फ्लाइट्स रन करेगा, ठीक है। तो जनरल मतलब ये जो GSSAs हैं, इनके साथ एफकॉम का कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि 50% रेवेन्यू ये लोग गारंटी करते हैं, मतलब कोई भी प्लेन अगर कैपेसिटी रहेगा उसका 50% मिनिमम ये लोग गारंटी करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में है इनके 5 प्लेन्स के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है इनका कि 50% ये लोग गारंटी करके देंगे, विच इज़ लाइक फिनोमिनल। मतलब 50% अगर आपका विदाउट इवन यू स्टार्टिंग द बिजनेस अगर तुम्हारा गारंटीड है रेवेन्यू, तो ये क्या ही हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। हाँ, अभी मैं आपको बात करता हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ये नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो अभी इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एमिरेट्स हो गया, वो उन पे अगर मैं पैसेंजर एज अ पैसेंजर जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे फ़्लाइट का टाइमिंग पता रहता है। मुझे 1-2 महीने 6-7 महीने पहले से भी मुझे पता होगा कि भाई ये टाइम पे मेरी फ़्लाइट है, मैंने बुक किया है, ये टाइम पे ये फ़्लाइट उड़ेगी, ये डिपार्चर है, ये इतने टाइम पे मैं पहुँचूँगा, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स। ऐसा ही इसमें फ्रेट्स में भी आता है, जो शेड्यूल्ड ऑपरेशंस करते हैं, मतलब उनका फ़्लाइट का टाइमिंग फिक्स रहता है कि हाँ भाई अब ये 6 महीने के लिए मैं यही फ़्लाइट पे यही रूट पे मैं ऑपरेट करूँगा, ठीक है। अभी ये एफकॉम नहीं करता है, ठीक है। एफकॉम क्या करता है, वो लोग नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, ठीक है। एंड वो नॉन शेड्यूल्ड क्यों है, ये भी एफकॉम का मैनेजमेंट बताता है हमें कि बेसिकली नॉन शेड्यूल्ड से क्या फ़ायदा रहता है इनको। नॉन शेड्यूल्ड से ये फ़ायदा रहेगा इनको कि अगर कहीं भी किधर भी इनको डिमांड ज़्यादा दिख रही है किसी भी एरिया में, किसी भी नए रूट में, तो बेसिकली वो अपने प्लेन वहाँ डिप्लॉय कर देंगे। सिंपल सी बात है, उनको बंधे नहीं रहना है, बिकॉज अभी देखो जैसे उनके पास 5 ही प्लेन्स हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो उनको मैक्सिमम अपना रेवेन्यू पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, तो जहाँ उनको ज़्यादा डिमांड रहेगी दिखेगी वहाँ वो चले जाएंगे। बेसिकली उनका यही कहना है, इसीलिए उनको नॉन शेड्यूल्ड रहना है। अभी अगर मैं आपको बात करूँ शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस में, तो जो शेड्यूल्ड वाले रहते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा कॉस्ट में ज़्यादा हो जाता है, कि मतलब उनका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम 6 महीने पहले से हमारा फ़्लाइट प्लान डिसाइड करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली उनको पार्किंग फ़ीस जो रहती है, जिधर प्लेन पार्क करना है, जो फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जितना फ्यूल वो यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें ऑब्वियसली उनको थोड़ा नेगोशिएट करने में ईजी होता है, उनको कम प्राइसेस मिलते हैं। बट जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, बट दैट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट कांट बी अवॉइडेड, ठीक है। हाँ, एंड कंपनी का ये भी कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में वो ऑब्वियसली पूरे 5 प्लेन्स यूटिलाइज़ करने वाले हैं, एंड देन उनका फेज़ 2 ऑफ एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 2 में वो लोग 2 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब एक्सपांशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत तगड़ा दिख रहा है, ठीक है। 1200 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल भी हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एंड जो क्वाजी चार्टर बिजनेस ये लोग अभी ऑपरेट करने वाले थे, वो ये लोग कम्प्लीटली बंद कर देंगे, नवंबर से इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। एंड अगर मैं ये बात करूँ तो आज के लिए एफकॉम होल्डिंग्स पे तो मेरे पास इतना ही डेटा है, एंड ये काफ़ी नया रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस पर। बट या लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अगर हम देखेंगे SG लॉजिस्टिक्स हो गया, या ये एफकॉम लॉजिस्टिक्स हो गया, या टाइगर लॉजिस्टिक्स हो गया। टाइगर लॉजिस्टिक्स पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी बोल रहे हैं कि अपना रेवेन्यू वो लोग 10x करने वाले, 10x तो नहीं आएंगे, 250 करोड़ से 2000 करोड़ पहुंचाने वाले हैं, वैसा उनकी भी काफ़ी खबर आ रही है। तो मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम में है। तो अगर ये लोग 1200 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल अचीव कर पाए, जो कि मैनेजमेंट का कहना है कि मिनिमम है, उससे ज़्यादा होगा, दैट विल बी फिनोमिनल, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी।
तो मैं तो ये बिज़नेस को फॉलो करने वाला हूँ एंड अगले कुछ क्वार्टर्स में हम क्लोजली ट्रैक करेंगे इस बिज़नेस को एंड मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस बिज़नेस पे। बट आज के लिए बिज़नेस पे इतना ही होगा एंड प्लीज़ आप ध्यान रखो कि ये जो वीडियो है, ये जो रेवेन्यू पोटेंशियल मैंने आपको बताया है, ये अभी मटीरियलाइज नहीं हुआ है। तो इसको देख के आप सीधा इन्वेस्ट करने मत चले जाना, प्लीज़ आप रुको थोड़ा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने बात करो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ बिजनेसेस पे, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं दे सकता हूँ। एंड प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। अपना हार्ड अर्नड मनी आप सोच समझ के लगाइएगा। ऑलरेडी ये शेयर काफ़ी भाग चुका है, तो प्लीज़ आप सोच समझ के जो भी आपको करना होगा आप कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज आपका आफ्टर ऑल आपके मेहनत का पैसा है, ठीक है, ऐसे ही कहीं नहीं लगा देना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ऑब्वियसली फॉलो भी कीजिएगा एंड रीट्वीट कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।